Hello friends, welcome back to Tutelage Academy. Today we are going to solve model question paper of CIL. This is the second set of that series, and today we are going to solve 25 questions of reasoning which are based on previous question paper of CIL, right? So start solving along with me. हमारे जो हमारा जो एप्लीकेशन है ट्यूटलेज एकेडमी, उसमें हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराया जाए फ्री में, और प्रैक्टिस के लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, और पेपर 2 के लेक्चर्स के लिए भी आप ट्यूटलेज एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. कीप सॉल्विंग अलोंग विथ मी. कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आपको कमेंट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है. वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट कंक्लूजन. कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हैज मूव्ड इंडिया फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी इन द मेटल. या वन सेकंड. हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हैज मूव्ड इंडिया फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंसी इन द मेटल. कंक्लूजन क्या क्या है? प्रीवियसली इंडिया हैड टू इंपोर्ट एल्यूमिनियम. और दूसरा कंक्लूजन है विद दिस स्पीड इट कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. पहले क्या था? पहले इंडिया में शॉर्टेज था एल्यूमिनियम का, लेकिन जब से ये जो कंपनी आई है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, उसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है. तो अगर कोई कंपनी, अगर कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है किसी मिनरल में, तो उसके क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे? सेल्फ सफिशिएंट है, पहले शॉर्टेज था, तो अगर पहले शॉर्टेज था दैट मीन्स अगर शॉर्टेज था तो इंडिया को एल्यूमिनियम इंपोर्ट करना पड़ता था, है ना. इंडिया को एल्यूमिनियम इंपोर्ट करना पड़ता था. ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पहले शॉर्टेज था, ये तो दिया हुआ है, राइट. और सेकंड पॉइंट क्या है? विद दिस स्पीड इट कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. तो अब क्या है कि अब इंडिया के पास, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई है. अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई है तो इट कैन सेंड दिस एल्यूमिनियम टू फॉरेन एज वेल, राइट. एक्सपोर्ट भी कर सकती है, तो इट कैन सून बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा. तो ये दोनों चीजें फॉलो कर रही है. व्हेन वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन एनी मिनरल देन दैट मींस पहले हमारा ऐसा सिचुएशन था एंड नाउ वी हैव मूव टू दिस सिचुएशन. ये जो दोनों सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे, पास्ट और अब क्या है, तो द सेम थिंग इज देयर. पास्ट में ऐसा था एंड नाउ व्हेन द सिचुएशन, जैसा कि अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से फ्यूचर में इंडिया का पोजीशन ऐसा हो सकता है. इसीलिए बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, दोनों फॉलो हो रहा है यहाँ पर. तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. चूज द अल्टरनेटिव व्हिच क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज. एक मिरर इमेज का क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है सीआईएल के रीजनिंग में, तो इसमें आपको बिल्कुल बस ध्यान से आप कूल टेम्परामेंट से आपको देखना है और फाइंड आउट करना है. वाई और एच तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है. वाई और एच. पी है, पी का ओरिएंटेशन अपोजिट होगा, ऐसा हो जाएगा. सो वी विल लुक एट द ऑप्शंस. तो पी का ओरिएंटेशन अपोजिट है 1, 4 एंड 3 में. 2 तो फिर पक्का नहीं होगा. पी के बाद फिर ए है, ए ओके. आर का ओरिएंटेशन भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है. फिर जी, जी का भी अपोजिट होगा, ओके राइट. और फिर ओ है एंड देन ई, ई और जी, ठीक. तो कौन सा सही होगा इसमें? ओके, हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 होगा, करेक्ट. ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? आपको समझ में आ गया पॉइंट नंबर 2, 4 और 3 क्यों नहीं होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. ये क्वेश्चन भी हमेशा एक बार सीआईएल में आता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करने का. तो इसका तरीका हमने डिस्कस किया था पहले कि जो सिंपल ट्रायंगल्स है वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर्स हैं उसके. तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फिर से देखते हैं. 12 इज सिंगल ट्रायंगल. उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल, देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास 1 है और ये 2 है. 2 हो गया, ठीक है, जिसमें कि तीनों साइड्स को हम देख रहे हैं, तीनों साइड्स को देख रहे हैं. तो वी हैव दिस 2 ट्रायंगल्स, 2 big triangles, right? We have 14 and there are 4 more. 1
2 कंसिडरिंग 2 साइड्स, फिर ये वाला 3, ठीक, और फिर ये वाला 4, ठीक है। तो वी विल बी हैविंग इन टोटल 18 ट्राइंगल्स। ये सिंगल साइड वाले ट्राइंगल है, ये दो हमारे 3 साइड्स को हमने देखा है, ठीक है, 3 साइड्स को हमने देखा, तो 2 ट्राइंगल मिले, और उसके बाद फिर जब हमने 2 साइड्स को देखा 1 2 3 और यहाँ पे 4, 2 साइड्स को देखा, तो वी हैव 4 ट्राइंगल्स। तो इन टोटल वी हैव 18 ट्राइंगल्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी 18, ठीक। पहले एक साइड को देखते हुए ट्राइंगल को कैलकुलेट करना है, फिर 2 साइड को इंक्लूड करते हुए ट्राइंगल को कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर तीनों साइड्स को इंक्लूड करते हुए ट्राइंगल के नंबर को कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 pencils cost same as 2 erasers. We will just write it. 3 pencils cost same as 2 erasers. Next, 4 eraser cost the same as 1 ruler. So 4 eraser cost the same as 1 ruler. Okay. Next, pencils are more expensive than ruler. Pencils जो है वो ruler से ज्यादा expensive है. If the first 2 statement are true, अच्छा ये भी true है और ये भी true है, then the third statement is, तो थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है पेंसिल आर मोर एक्सपेंसिव देन रूलर। तो पेंसिल्स को देखते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6p इज इक्वल टू 4e आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6p इज इक्वल टू 4e। तो यहाँ से पता चल रहा है क्या कि पेंसिल ज्यादा एक्सपेंसिव है रूलर से? पता तो नहीं चल रहा है ना, इससे तो यही पता चल रहा है कि पेंसिल्स आर लेस एक्सपेंसिव देन रूलर, है ना। जितने पैसे में आप इज इक्वल टू 1 रूलर, जितने पैसे में आप 6 पेंसिल्स लोगे उतने पैसे में आप 1 रूलर लोगे। तो पेंसिल्स आर लेस एक्सपेंसिव देन रूलर, राइट। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन अ 4-day पीरियड Monday through Thursday, each of the following temporary office workers worked only 1 day, each a different day. 4 दिन था, मंडे से ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। यहाँ पे बस 4 दिन की बात हो रही है, जिसमें कि 4 वर्कर हैं, चारों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट पढ़िए। मिस जॉनसन वाज शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन मंडे बट शी ट्रेडेड विद मिस्टर कार्टर हु वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन वेडनेसडे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है और प्लॉट करना है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे किसने किसने काम किया। तो जॉनसन को मंडे को काम करना था, लेकिन वो कार्टर से ट्रेड कर ली जो कि वेडनेसडे को काम करता। तो मतलब कार्टर और जॉनसन ने एक्सचेंज कर लिया है अपना डे ऑफ वर्क। तो जॉनसन विल बी वर्किंग ऑन वेडनेसडे, जॉनसन विल बी वर्किंग ऑन वेडनेसडे एंड कार्टर विल बी वर्किंग ऑन मंडे, ठीक है। तो कार्टर को हम मंडे का दिन अलॉट करते हैं और जॉनसन को हम वेडनेसडे का दिन अलॉट करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, राइट। तो मिस पार्क ट्रेडेड विद मिस्टर किक हु वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू वर्क ऑन थर्सडे। यहाँ पे भी क्या हुआ, शेड्यूलिंग हुई, ट्रेडिंग हुई। तो मिस पार्क जो है वो किर्क के साथ शेड्यूल की और किर्क को थर्सडे को काम करना था, किर्क को थर्सडे को काम करना था। तो अब पार्क आ गई थर्सडे को, अब मिस पार्क आ गई थर्सडे को, और हमारे जो किर्क थे वो कब चले गए, बचा कौन सा, ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे के दिन मिस पार्क को काम करना था, उन्होंने मिस्टर किक के साथ ट्रेड किया, तो किर्क हमारे ट्यूसडे को आ गए, ठीक है। अलॉटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आफ्टर ऑल द स्विचिंग वाज डन हु वर्कड ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को किसने काम किया है, मिस्टर किक ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी, मिस्टर किक, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अगर हमें इन सबको अरेंज करना है, एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर, वे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आपको सोचना है कि पैटर्न क्या होना चाहिए। तो ये सारे एनिमल्स हैं और कोई एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, कोई कोई यहाँ पे कोई मतलब कोई दिस इज कोई फ्लाई है, कोई एनिमल नहीं है बट कोई फ्लाई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें अगर कोई सीक्वेंस बनाना है तो सीक्वेंस के लिए हमें साइज देखना पड़ेगा, है ना। एक साइज हमें एक मीनिंगफुल क्राइटेरिया लग रहा है, क्योंकि हर कोई जो है वो अलग अलग डिवीजन से बिलोंग कर रहा है।
तो साइज ही मीनिंगफुल क्राइटेरिया लग रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा है मॉस्क्यूटो, सबसे छोटा मॉस्क्यूटो है, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है व्हेल। दिस वी नो राइट। और मॉस्क्यूटो के बाद क्या आएगा, कैट या टाइगर। तो मॉस्क्यूटो के बाद ऑब्वियसली अगर साइज के हिसाब से देखें, और साइज हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं कि यहाँ से हमें बढ़ाते जाना है साइज, तो मॉस्क्यूटो के बाद कैट आएगा, कैट के बाद हमारा टाइगर आएगा, टाइगर के बाद एलिफेंट आएगा, और लास्ट में व्हेल आएगा, राइट। व्हेल जो एलिफेंट से भी काफी गुना बड़ा होता है। 20 to 30 elephant, size of 20 to 30 elephant is equal to size of one whale. तो 32415 smallest size to largest size ऐसा आ रहा है। तो 51423 भी ऑप्शन में हो सकता है, 32415 भी ऑप्शन में हो सकता है। तो पॉइंट नंबर डी हमारा मैच कर रहा है, सो दिस विल बी आवर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which number will replace the question mark? ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में yes, which question will be replacing the question mark? अब यहाँ पे आप पैटर्न को फाइंड आउट कीजिए, और यूजुअली आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन्हीं से कुछ ना कुछ आपको पैटर्न मिल ही जाएगा, ठीक। तो अगर हम यही वाला लेटर देखते हैं 6 4 8 20, ये डायग्राम में हमें 6 4 8 20 मिल रहा है, ठीक। ओके, वी विल जस्ट ऐड दीज नंबर्स, जो छोटे छोटे नंबर्स है उसको ऐड करके देखते हैं। तो 6 + 4 + 8 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, ठीक। ओके, और यहाँ पे है 20। चलिए बस नोट डाउन करते हैं 7 9 8, और ये वाला नंबर जो है वो जनरली बड़ा है ना, इधर का नंबर जनरली बड़ा है। तो 7 + 9 + 8 को भी ऐड करके देखते हैं, ठीक। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर 24, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ से हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि 18 और 20 में भी 2 का डिफरेंस है, और 24 और 26 में भी 2 का डिफरेंस है, राइट। तो ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ये जो these side these small numbers will be adding up to form this big number, और उसमें हमें +2 भी ऐड करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 + 5 + 12 इज इक्वल टू, है ना, 6 + 5 + 12 इज इक्वल टू 23, और 23 में हम 2 और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। पॉइंट नंबर ए विल बी आवर आंसर, ठीक है, राइट। तो इसी तरह से आपको पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है एग्जाम। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में भी ये प्रोवाइड कर दिया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि what it is asking, देखिए, find the 11th letter to the left. You have to find this letter of this letter. Okay. We have to find the 11th letter to the left of 20th letter from the left in English alphabet. So we have to find this one and this one. तो इंग्लिश अल्फाबेट A to Z में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट क्या है, 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट क्या है, ठीक है। तो लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो लेफ्ट से 20th लेटर स्टार्ट करेंगे। इजोटी से हमें पता है कि T20 आता है, तो 20th लेटर हमारा क्या आ जाएगा, T इज द 20th लेटर, ठीक है। अब उसके बाद है T का लेफ्ट इधर होगा, T का राइट इधर होगा, T का राइट इधर होगा, T का लेफ्ट इधर होगा, राइट। अब फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ T, व्हाट इज दिस, दिस इज T। फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ T, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ T का 11th लेटर फाइंड आउट करना है, तो हम इधर थोड़ा सा अल्फाबेट्स को लिख देते हैं ताकि बस so that it is easy for us to count. So G H I J K L M N O P Q R S T, ठीक है, राइट। तो T के बाद से 11th लेटर हम काउंट करेंगे इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. 11th लेटर इज व्हाट, I. तो T के लेफ्ट का 11th लेटर क्या है, I है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर डी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और काउंटिंग मिस्टेक नहीं करनी। काउंटिंग मिस्टेक कीजिएगा तो तुरंत आंसर एच या जे आ जाएगा और खत्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पॉइंटिंग टू अजय राधा सेड
अजय को कॉइन करते हुए राधा ने बोली, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज राधा रिलेटेड टू अजय? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो इसमें तो एक आपको जनरेशन के हिसाब से लेवल बनाने हैं, तो इजीली दिख जाता है। राधा सेड अजय फादर, तो अजय मान लीजिए यहाँ कंसिडर करते हैं, अजय के फादर नेक्स्ट लेवल पे होंगे, तो अजय के फादर जो है इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, अजय फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर किसके है? ग्रैंडफादर है हमारे राधा के, राधा और अजय एक ही लेवल पे आ जाएंगे, है ना, राधा के ग्रैंडफादर है, एंड अजय फादर दिस हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के सन है, ग्रैंडफादर के सन है अजय के फादर, और यहाँ पे राधा के ग्रैंडफादर इधर। हाउ इज राधा रिलेटेड टू अजय? तो राधा कैसे रिलेटेड है? तो ग्रैंड ओनली सन है, ओनली सन है, और यहाँ पे हो सकता है कि राधा की मदर या तो डॉटर होंगे या तो अजय और राधा और जो है वो भाई बहन हो सकते हैं, है ना। तो मदर अगर राधा की मदर भी होगी, राधा की मदर भी अगर यहाँ पर होगी और ये ग्रैंडफादर की डॉटर हो सकती है, स्टिल इन दोनों केस में कि या तो अजय एंड राधा ब्लड रिलेशन में भाई बहन है, या फिर ऐसे भी है कि ग्रैंडफादर के सन, ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर का यहाँ पर अजय उनका जो अजय होगा वो इस यहाँ पर आएगा, और राधा इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है। दोनों केस में राधा अजय की सिस्टर ही होगी, राधा अजय की सिस्टर ही होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। The girl I met yesterday was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to A's friend? The girl I met yesterday was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. Friend's mother, okay. तो फ्रेंड्स मदर के ब्रदर इन लॉ को अगर हम कंसिडर करें, तो फ्रेंड्स मदर के ब्रदर इन लॉ को हम कंसिडर करते हैं, तो वो भी इसी लेवल पे होगा, एंड शी इज द डॉटर, एंड शी इज द यंगेस्ट डॉटर, ओके। तो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू ए? तो गर्ल क्या हो जाएगी? कजिन हो जाएगी, है ना। ए इज ए के फ्रेंड की मदर, तो ए का अगर सपोज ए इज एट दिस लेवल, ठीक है, तो ए के फ्रेंड की माँ एक जनरेशन ऊपर होगा, तो सिंपली ए के फ्रेंड की माँ और उसका ब्रदर इन लॉ वो भी इसी लेवल पर होगा, ठीक है, और उसकी बेटी है, ब्रदर इन लॉ की बेटी है, तो सिंपली नीस होगी, राइट। तो डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ विल बी नीस, मदर्स नीस इज कजिन, सो द गर्ल इज द कजिन ऑफ एज फ्रेंड, गर्ल विल बी द कजिन ऑफ एज फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, राइट, क्योंकि ब्रदर इन लॉ है, और एक हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू एज फ्रेंड, अगर एक ए का जो फ्रेंड है उससे कैसे रिलेटेड है, तो सिंपल दिख रहा है, अब क्योंकि शी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर, ये जो डॉटर है ये ब्रदर इन लॉ की डॉटर है फ्रेंड्स की मदर की, तो ए का जो फ्रेंड होगा उसके तो ये नीस हो जाएगी, ये कजिन हो जाएगी, राइट, कजिन होगी बिल्कुल। तो पॉइंट नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। यहाँ पे ए की बात नहीं हो रही है, एज फ्रेंड लिखा है, एज फ्रेंड लिखा है, तो एज फ्रेंड and this daughter will be cousin, क्योंकि एज फ्रेंड ब्रदर इन लॉ की बेटी हो गई ना, ये तो कजन हो जाएगा, तो पॉइंट नंबर बी विल बी आवर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। One morning after sunrise, Juhi while walking to school met to Lalli at a boring road crossing. ये हमारा डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो एक दिन सनराइज हो चुका है और जूही स्कूल जा रही है, ठीक, और जूही मिली लल्ली को, तो लल्ली शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही, इसी से हमें आंसर मिलेगा।
इफ दे वर फेस टू फेस विच डायरेक्शन वाज जूही फेसिंग। यहाँ पे कुछ भी आपको हिंट नहीं दिया है, एक्सप्लिसिटली कोई हिंट नहीं दिया है, पर हिंट छुपा हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है कि लल्ली का जो शैडो था वो एग्जैक्टली जूही के राइट में था। तो सनराइज में क्या होता है, जब सनराइज हो चुका होता है, सनराइज हो चुका होता है तो हर किसी का शैडो किधर पड़ता है, वेस्ट की तरफ पड़ता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड एवरीबॉडीज शैडो इज टुवर्ड्स द वेस्ट। हर किसी का शैडो वेस्ट की तरफ आता है। तो ये इससे हमें हिंट मिलेगा कि लल्ली का जो शैडो था वो जूही के राइट में था, जूही के राइट में था। तो जूही का जो भी राइट होगा, तो जूही ऐसे डायरेक्शन पे खड़ी है कि अगर ये लल्ली का शैडो है, ठीक है, दिस इज लल्ली शैडो, तो जूही के राइट में है वो, जूही के राइट में है। तो जूही कहाँ खड़ी हो सकती है, तो जूही अगर if they were face to face, if they were face to face, which direction was जूही facing, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर शैडो पड़ रहा है, लल्ली का शैडो, मतलब लल्ली इस डायरेक्शन पे खड़ी है और वो, और लल्ली शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही। तो ये जो शैडो है, एंड इफ दे वर फेस टू फेस व्हिच डायरेक्शन वाज जूही फेसिंग। देखिए तो क्या हो रहा है, आराम से इसे सॉल्व करना है। सपोज दीज टू गर्ल्स आर स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है, फेस टू फेस, फेस टू फेस यहाँ पे दोनों लड़कियां स्टैंड कर रही है और शैडो इधर पड़ रहा है, शैडो इधर पड़ रहा है। तो जूही किधर होगी, तो जूही जो है शैडो यहीं पे कहीं पे है, दोनों फेस टू फेस है। वन सेकंड, आई जस्ट टेक द हिंट, जिससे आसान हो जाए आपको समझाने में। इन द मॉर्निंग सनराइज इन द ईस्ट, सो इन मॉर्निंग द शैडो फॉल्स टुवर्ड्स द वेस्ट, ओके, शैडो फॉल्स टुवर्ड्स द वेस्ट। नाउ लल्ली शैडो फॉल्स टू द राइट ऑफ जूही, तो जूही इज फेसिंग साउथ। तो आप ऐसा भी से अभी कर सकते हैं, चारों डायरेक्शन में आप डाल करके देखिए जूही को। तो जूही अगर इधर फेस कर रही है तो लल्ली जो है वो इधर फेस कर रही है, तो जूही के राइट में शैडो है। लल्ली अगर यहाँ पे खड़ी है, लल्ली का शैडो इधर पड़ रहा है, एंड जूही इज फेसिंग दिस साइड, जूही इज फेसिंग, इफ जूही इज फेसिंग दिस साइड, तो जूही का राइट इधर होगा और जूही का लेफ्ट इधर होगा। एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि जूही के राइट में लल्ली का शैडो है, जूही के राइट में लल्ली का शैडो है। तो फ्रॉम दिस यू विल गेट द हिंट दैट कि जूही जो है वो साउथ फेस कर रही है, जूही जो है वो साउथ फेस कर रही है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फिगर इट आउट। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इतना टफ तो नहीं पूछेंगे, बट स्टिल कैसा भी क्वेश्चन आए वी हैव टू बी रेडी। तो एक प्रैक्टिस के लिए हमेशा हमें टफर क्वेश्चन ही ट्राई करने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइस और कोल्डनेस में जो रिलेशन है वो अर्थ का किसके साथ होगा, ग्रेविटेशन, वेट, सी, लैंड। तो आइस की एक प्रॉपर्टी है कोल्डनेस, आइस की प्रॉपर्टी है कोल्डनेस, तो अर्थ की एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन, राइट। वेट अर्थ की प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, वेट तो जनरली वेट हर किसी का हम मेजर करते हैं, अलग है, इंडिपेंडेंट इक्वालिटी है, अर्थ की तो नहीं है। सी, लैंड अर्थ में एग्जिस्ट करता है बट क्वालिटी तो नहीं है, क्वालिटी हमारे पास ग्रेविटेशन है, तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशन पे टिक करेंगे, दिस विल बी आवर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड आउट द पेयर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर गिवन पेयर्स। बाकी सारे पेयर से कौन सा पेयर डिफरेंट है, 60 80, 54 72, 36 48, 24 30। देखिए इसमें शुरू में आपको लगेगा कि किसी का मल्टीपल है, इवन नंबर है सारे, तो वो सारा कुछ ऐसा मन में आएगा, लेकिन एक स्टेप और आके देखिए, 60 80, 54 72, 36 48, 36 48, 60 80, क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है या 54 72, 36 48 में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे बात आ जाएगी रेशियो की, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि यहाँ पे रेशियो है 3:4 का रेशियो है 60 to 80 में, राइट। 12 into 3 is 36, 12 into 4 is 48, दिख रहा है ना। 18 into 3 is 54 और 18 into 4 is 72, 3:4 का रेशियो है। 24:30 में 3:4 का रेशियो आ रहा है क्या, इसमें आएगा 4:5 का रेशियो। 6 into 4
24, 6 into 5 30। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि यहाँ पर रेशियो का ये क्वेश्चन है और इसका रेशियो जो है वो बाकी सारे ऑप्शन से अलग है, तो पॉइंट नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Which four of the following 5 are alike in a certain way and so form a group? Which is the one that does not belong to the group? Fox, dog, cow, horse. इसमें से एक odd one out है, आपको find out करना है. Some of the question I have intentionally put at a tougher level. कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके थोड़ा टफ डाला हुआ है ताकि आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत हो, इसके लिए. तो 4 of the following 5 are alike. कौन से इसमें से odd one out कौन सा होगा? Fox, dog, cow, horse. क्वेश्चन नंबर 14 का ए आ रहा है. ओके, ठीक है. क्यों? क्योंकि बी सी डी ये तीनों पेट एनिमल्स है, बट फॉक्स जो है वो पेट एनिमल नहीं है, तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न. आई विल जूम ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखे. पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, तो जो भी होगा हमारा क्यूब, उसमें ये ट्राइंगल कंप्लीट होगा. सो फ्रॉम दिस एंड साइड टू दिस साइड एक हमारा ऐसा लाइन होगा. तो 1 2 3 4 सब में है. उसके बाद एक एक एलिमेंट, जो एक एक एलिमेंट है ना, उसको आप मैच कीजिए. एक एक एलिमेंट को चेक कीजिए कि सारे एलिमेंट करेक्टली किस पिक्चर में पोजीशन है. दिस स्मॉल ट्राइंगल विल बी फॉर्मिंग. स्मॉल ट्राइंगल विल बी फॉर्मिंग ऐसे करके एक आएगा. तो वो 2 में है, इसमें नहीं है, 4 में. या तो 2 होगा या तो 4 होगा. 3 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा. ठीक. उसके बाद फिर देखते हैं कि दिस स्ट्रेट लाइन इज देयर. ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कंप्लीट होगा यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं है, तो 4 हमारा नहीं होगा. एंड ऑब्वियसली बिल्कुल इजीली हमें पॉइंट नंबर 2 15 का बी. 16 A, B, C, D, E are sitting on a bench, right? A is sitting next to B. C is sitting next to D. D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. E इधर है, 5 ही फ्रेंड है, और यहाँ ये पता चल गया कि D जो है वो E के साथ नहीं बैठ रहा है, मतलब इस पोजीशन पे तो D नहीं होगा. ठीक है. D यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ पे, यहाँ कहीं भी हो सकता है, इधर और इधर हो सकता है. तो D एंड यहाँ पे भी नहीं हो सकता. D कैन बी है और D कैन बी है, राइट. और उसके बाद क्या है कि C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट. C is on the second position from the right. राइट इधर है, C हमारा इधर है, तो C यहाँ पर है, मतलब कंफर्म हो गया कि D तो हमारा इधर ही होगा, क्योंकि D के लिए हमने 2 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए थे. तो D वाला पोजीशन ये वाला करेक्ट है, D इधर हो जाएगा. फिर A is to the right of B and E. A जो है वो B और E के राइट में है, तो A जो है वो B और E के राइट में है. तो मतलब कि A जो है वो बिल्कुल A इधर आएगा. A should be this side and B and E should be this side. जिस हिसाब से B हमारा इधर होगा और A यहाँ पर होगा, राइट. एंड A is to the right of B and E हमने देख लिया. A and C are sitting together. A and C are sitting together, बिल्कुल सही, यहाँ पे हमें मिल जा रहा है A and C are sitting together. तो in which position A is sitting? तो इस A जो है वो किस पोजीशन पे बैठा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा देखिए. Between B and D, between B and C, between E and D, between C and D. Okay, between B and C, right. चलिए, इसका आंसर तो हमारा B है, बट A का तो as per our arrangement A is on the extreme right. तो कुछ होगा इशू. I'll get back to this question. Answer should be A is on the extreme right, right. तो कुछ तो इशू है. I'll get back to this question later. Next question number 17 देखिए. 125, 80, 45, 20. नेक्स्ट नंबर क्या होगा? क्विकली. 125, 80, 45, 20. क्या ट्रेंड है इन नंबर्स में? क्या ट्रेंड है इन नंबर्स में? वी हैव टू फाइंड आउट. सब्ट्रैक्शन हो रहा है.
सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कितने का सब्ट्रैक्शन हो रहा है? यहाँ पे देखते हैं तो -45 है, यहाँ पे देखते हैं तो -35 है, यहाँ पे देखते हैं तो -25 है, तो 20 - 50, 20 - 15, our answer will be 5. Okay. Question number 18. Arrange the words given below in a meaningful sequence. Rainbow, rain, sun, happy child. स्टोरी की तरह इसे अरेंज कीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा आंसर? स्टोरी की तरह अरेंज कीजिए. थीम यही है कि जब रेन, रेनबो और उसके बाद फिर बच्चा रेनबो को देख रहा है तो खुश हो जा रहा है, राइट? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रेन शुड बी देयर फॉर रेनबो, है ना? रेन होनी चाहिए सबसे पहले. 18 का डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, देखते हैं. सबसे पहले तो रेन होना चाहिए. अब यहाँ 18 का समवन हैज आंसर्ड डी, बट लेट्स चेक. तो रेन के बाद क्या हर रेन के बाद रेनबो आता है? डी नहीं होगा. क्या हर रेन के बाद रेनबो आता है? नहीं. रेन के बाद सन होना चाहिए तभी रेनबो आएगा. रेन के बाद सन होना चाहिए तभी तो रेनबो आएगा. तो हाउ कैन दिस बी ट्रू? रेन के तुरंत बाद रेनबो आ रहा है? नहीं आ रहा है. ठीक, रेन एंड देन सन देन रेनबो. ठीक, अब रेनबो आ गया तो रेनबो के बाद आप हैप्पी करोगे कि चाइल्ड करोगे? खैर ऑप्शन तो यहाँ से पता चल जा रहा है, बट स्टिल. तो रेन के बाद सन आया, देन रेनबो आया, उसके बाद हैप्पी या चाइल्ड क्या होना चाहिए? उसके बाद पहले चाइल्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, पहले चाइल्ड रहेगा तब तो वो हैप्पी होगा. तो चाइल्ड हैप्पी होगा, यहाँ पे हैप्पी चाइल्ड नहीं होगा. पहले एक बच्चा है, बच्चा एग्जिस्ट कर रहा है और बच्चा है तभी तो वो खुश होगा. तो रेन, सन, रेनबो, चाइल्ड, हैप्पी, और आंसर विल बी पॉइंट नंबर बी. करेक्ट? समझ में आ गया? समझ में आ गया. तो इसलिए डी हमारा आंसर नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन है. सम एनवेलप्स आर गम्स. तो हमें तुरंत वेन डायग्राम बनाना है, विजुअलाइज करना है, कंक्लूजन फाइंड आउट करना है. सम एनवेलप्स आर गम्स. एनवेलप्स आर गम्स. सम गम्स आर सील्स. सम गम्स आर सील्स. करेक्टली फाइंड आउट करने के लिए आप यही कोशिश कीजिए कि ओवरलैप ना हो. एनवेलप्स और सील्स ओवरलैप ना हो. सम सील्स आर एडेसिव्स. सम सील्स आर एडेसिव्स. अब देखते हैं, ओवरलैपिंग करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा. सबको अलग ही रखें. सम एनवेलप्स आर सील्स. सम एनवेलप्स आर सील्स नहीं है, नहीं है, राइट? कोई तो नहीं हो रहा है. सम गम्स आर एडेसिव. सम गम्स आर एडेसिव. नो, दे आर नॉट ओवरलैपिंग. सम adhesives are seals. Some adhesives are seals. Yes, ये वाला पार्ट है. Some adhesives are seals. Correct. Some adhesives are gums. तो some adhesives are gums. मैच हो रहा है? नहीं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3. पॉइंट नंबर ए विल बी आवर आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. कॉज एंड इफेक्ट. स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉज और इफेक्ट आपको बताना है. स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है. देयर आर, वी हैव टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट कॉज है और कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट है. कौन सा स्टेटमेंट कॉज है और कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट है, ये आपको बताना है. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 देखते हैं. द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी called off the strike they were observing in protest against privatization. The staff of airport authorities went on strike anticipating a threat to their jobs. प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट ये जो स्टाफ है एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वो they were protesting and that's why they were striking, है ना. तो दे कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक. कॉल्ड ऑफ मतलब उन्होंने स्ट्राइक को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया. तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्टाफ थे उन्होंने स्ट्राइक को विड्रॉ कर लिया, जो कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन. तो उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने स्ट्राइक को विड्रॉ. और यहाँ पे है द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी वेंट ऑन स्ट्राइक. और यहाँ पे लिखा है कि उनको अपने जॉब का थ्रेट था तो उन्होंने स्ट्राइक पे वो गए. दो चीजें यहाँ पे दी गई. लेकिन ये दोनों चीजें कॉज है या इफेक्ट है, या कोई एक कॉज है या कोई एक इफेक्ट है. 20 का आंसर
20 का आंसर क्या होगा? देखिए कॉज क्या है, कॉज एक ही है, कॉज है प्राइवेटाइजेशन एंड कॉज इज थ्रेट टू जॉब्स। ये दोनों देखिए, इस स्टेटमेंट में कॉज है हमारा प्राइवेटाइजेशन और इस स्टेटमेंट में कॉज है थ्रेट टू जॉब्स, और ये दोनों इफेक्ट है, राइट। प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो उसके इफेक्ट में, प्राइवेटाइजेशन के इफेक्ट में उन्होंने स्ट्राइक किया और बाद में स्ट्राइक को विड्रॉ कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज इफेक्ट ऑफ दिस कॉज। और थ्रेट टू जॉब, थ्रेट टू जॉब, दिस इज व्हाट, दिस इज एन इफेक्ट टू दिस कॉज। ये कॉज था कि जॉब पे मुश्किल आ सकती है, दिस वाज द कॉज। इसीलिए जो एयरपोर्ट की स्टाफ अथॉरिटी थे वो स्ट्राइक पे गए, तो ये दोनों ही हमारे इफेक्ट है जिसका कॉज ये है। अगर एक और स्टेटमेंट रहता कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड टू प्राइवेटाइज एयरपोर्ट अथॉरिटीज, अगर यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट रहता, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हमारा कॉज होता, राइट, और ये दोनों फिर इफेक्ट होते, राइट। तो यहाँ पे कॉज का कोई स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है और दोनों ही हमारे क्या है, इफेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are effect of independent causes, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट कॉजेस। Point number D is our answer. Question number 21. Which one will replace the question mark? Which one will replace the question mark? क्या है क्वेश्चन देखिए, 3, 15, 27, 6, 31, 56, 9, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, फिर होगा 81। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट हो जाए। देखिए ये 15 into 2 है, अप्रोक्सीमेटली है 15 into 2, ठीक है। ये 31 into 2 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। रिलेट देखना है, कंपैरिजन कीजिए 15 into 2, यहाँ पे भी 31 into 56, 31 into 2 is 56 अप्रोक्सीमेटली। और 15 into 2 क्या होता है, यहाँ पे डबल दिख रहा है, ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है, यहाँ ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है, और जो डिफरेंस एक्चुअली है वो 3 है। 15 into 2 is 30, पर है नंबर क्या है हमारे पास 27, तो 27 में हम 3 माइनस करेंगे तो 30 मिलेगा, 3 ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा। 31 into 2 is what it is 62। तो 56 में अगर हम ये वाला 6 ऐड करेंगे, 56 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 62। अब पैटर्न दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, 81 + 9 पहले कर देते हैं, तो 81 + 9 क्या हो जाएगा, 90। तो 90 का आधा यहाँ पे हो जाएगा 45, तो 45 into 2 90 होता है, और यहाँ पे 9 को माइनस करके लिखा है 80, ठीक है। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं सारी क्वेश्चन को। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 फ्रॉम द रेस्ट। ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, कौन सा अलग है, A B C D E। ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो गया। ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, ये अगर आपको पता है तो ये चारों ही बैक्टीरिया से होते हैं, और स्मॉल पॉक्स हमारा वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस, और बाकी सारे कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर बी, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। So in a recent survey report, it has been stated that those who undertake physical exercise for at least half an hour a day are less prone to have any heart ailments. Okay, clear है? Conclusion क्या है? Moderate level of physical exercise is necessary for leading a healthy life. Okay, all people who do desk mount jobs definitely suffer from heart ailments. Very good question. बताइए कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। This is conclusion 1 and this is conclusion 2. What should be our answer? Okay, ठीक, बिल्कुल सही है। 23 का यही होगा कि सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि एटलीस्ट हाफ एन आवर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट एलिमेंट्स नहीं होगा, विल बी हेल्थ। तो मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लाइफ, ये ऑब्वियस का कंक्लूजन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि जो लोग डेस्क बाउंड जॉब करते हैं
उनको डेफिनेटली हार्ट एलिमेंट्स होता है, ऐसा नहीं दिया। यहाँ पे दिया हुआ कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट एलिमेंट्स नहीं होंगे, बट एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डेफिनेटली हार्ट एलिमेंट्स होंगे, ऐसा भी नहीं दिया, ऐसा तो नहीं दिया, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए, क्या होना चाहिए। DEF है, फिर DEF2 आ गया, फिर DE2F2 आ गया, फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर D2E2F3। दिस हिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अल्फाबेट्स तो हमारे वही है DEF, लेकिन इसके साथ जो नंबर्स है उसका एक सीरीज है, तो जो हमारा जो नंबर है उसके साथ एक सीरीज है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दोज सीरीज। देखिए DEF, तो इसमें क्या है 1 1 1, अज्यूम कर लेते हैं इसके साथ 1 है, D के साथ 1 है, E के साथ 1 है, F के साथ 1। उसके बाद क्या हो रहा है DEF2, मतलब 1 1 2 हो जा रहा है, D के साथ 1, E के साथ 1, F के साथ 2, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है DE2F2, 1 2 2 हो जा रहा है, राइट। फिर यहाँ पे कुछ तो गैप है, और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे 2 2 3 हो जा रहा है, करेक्ट। इस तरह का नंबर्स का पैटर्न ऐसा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। यस 24 का D है। अब ये पैटर्न को देखिए, तो यहाँ से जो लास्ट वाला है वो एक एक बढ़ता जा रहा है, पहले लास्ट वाला बढ़ रहा है, फिर मिडिल वाला, फिर आगे वाला, फिर लास्ट वाला बढ़ रहा है, फिर मिडिल वाला, फिर आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला बढ़ा, मिडिल वाला, फिर ये जो आगे का नंबर है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। 2 2 3, इसके बाद का सीरीज क्या हो जाएगा 2 3 3, उसके बाद का सीरीज क्या हो जाएगा 3 3 3, उसके बाद का 3 3 4। तो इस तरीके से हमारा सीरीज कंटिन्यू होता चला जाएगा, और आवर आंसर विल बी D2E2F2, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, look at this series 14 28 20 40 32 64, what number should come next। बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा, जल्दी बताइए 25 का आंसर क्या होना चाहिए। some of the question should take only 5 to 10 seconds of yours, maximum 10 seconds, और ये उसी तरह का क्वेश्चन है। into 2 minus 8, into 2 minus 8, into 2 minus 8, right। तो 64 minus 8 is 56। D नहीं हो रहा, D नहीं होगा, पहले इंटू 2 कर रहे हैं, फिर -8 कर रहे हैं, फिर इंटू 2, फिर -8, फिर इंटू 2, तो नेक्स्ट स्टेप इज -8, नेक्स्ट स्टेप इज -8, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे गलती कीजिए, जितनी गलती करनी है यहाँ पर कीजिए, पर एग्जाम में आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे गलती हो गई अच्छी बात है, इसके बाद नहीं होनी चाहिए, राइट। वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। चलिए, सो विद दिस आई विल बी winding up the sessions. We have solved 25 questions of reasoning aptitude, और मेरा शुरू से ही ये आइडिया रहा है कि 25 आउट ऑफ 25 आपको फुल मार्क्स लाने हैं इस सेक्शन में, और फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ और थोड़ा सा कूल टेम्परामेंट के साथ 25 आउट ऑफ 25 आप इजीली ला सकते हैं। So with this I'll be ending the session. I hope you got good insights from this session, and yeah, thank you all for your time.